20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का जो ऐलान किया गया है उसके माध्यम से बढ़ेंगे। कोरोना संकट का सामना करते हुए नए संकल्प के साथ मैं आज एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहा हूं। यह आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा। साथियों, हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। 20 लाख करोड़ रुपए का है। ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब 10% है। इन सबके जरिए देश के विभिन्न वर्गों को, आर्थिक व्यवस्था की कड़ियों को 20 लाख करोड़ रुपए का संबल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत की संकल्प शक्ति 5 पिलर पर आधारित होगी। 5 पिलर कौन से हैं वो भी सुनिए। साथियों, आत्मनिर्भर भारत की यह भव्य इमारत 5 पिलर्स पर खड़ी होगी। पहला पिलर इकोनॉमी। एक ऐसी इकोनॉमी जो इंक्रीमेंटल चेंज नहीं बल्कि क्वांटम जंप लाए। दूसरा पिलर इंफ्रास्ट्रक्चर। एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आधुनिक भारत की पहचान बने। तीसरा पिलर हमारी सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जो बीती शताब्दी की रीति नीति नहीं बल्कि 21वीं सदी के सपनों को साकार करने वाली टेक्नोलॉजी ड्रिवन व्यवस्थाओं पर आधारित हो। चौथा पिलर हमारी डेमोग्राफी। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में हमारी वाइब्रेंट डेमोग्राफी हमारी ताकत है। आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारी ऊर्जा का स्रोत है। पांचवा पिलर डिमांड। हमारी अर्थव्यवस्था में डिमांड और सप्लाई चेन का जो चक्र है, जो ताकत है, उसे पूरी क्षमता से इस्तेमाल किए जाने की जरूरत है। देश में डिमांड बढ़ाने के लिए, डिमांड को पूरा करने के लिए हमारी सप्लाई चेन के हर स्टेक होल्डर का सशक्त होना जरूरी है। हमारी सप्लाई चेन, हमारी आपूर्ति की उस व्यवस्था को हम मजबूत करेंगे जिसमें मेरे देश की मिट्टी की महक हो, हमारे मजदूरों के पसीने की खुशबू हो। तो 3 जो सबसे बड़ी बातें रही वो ये कि 21वीं सदी के भारत को आत्मनिर्भर बनाना है और ये हम सबकी जिम्मेदारी है। 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया गया है। साथ ही साथ तीसरी बड़ी बात ये रही कि लॉकडाउन 4 भी लगेगा, लेकिन नए रंग रूप के साथ, नए नियमों के साथ। चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ओपी मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आर्थिक मामलों के जानकार विजय सरदाना जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय सरदाना जी, 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान हुआ है, आपकी पहली प्रतिक्रिया इस पर?
मेरे ख्याल से जो रूपरेखा प्रधानमंत्री जी ने दी है वो सही डायरेक्शन में है, क्योंकि पिछले 1.5-2 महीने से डिफरेंट इंडस्ट्री सर्कल्स में यही बात हो रही थी कि क्या इस क्राइसिस का फायदा ये देश उठा सकता है या नहीं। और जिन बातों पे प्रधानमंत्री जी ने गौर किया, उन्हीं बातों पे इंडस्ट्री में गहन चिंतन अलग अलग लेवल पे हुआ है। अब दोनों तरफ की बात है कि जो पैकेज आएंगे वो किस तरह से इंडस्ट्री को मोटिवेट करेंगे, और पैकेज में 2 बातें हमें सोचनी होंगी। एक तो जो अभी सेटबैक लगा है, जो नुकसान हुआ है इंडस्ट्री का, वो किस हद तक भरपाई होगी। उद्योग मंत्री सतीश महाना इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मैं आपके पास आऊंगा विजय जी। सतीश महाना जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। सर, यूपी सरकार जिस पहल को लेकर लगातार आगे बढ़ रही थी, ओडीओपी, उसी दिशा में अब नए भारत को आगे बढ़ना है। आज प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन में इसी बात का जिक्र था कि हमें लोकल को आगे बढ़ाना है, लोकल को लेकर वोकल होना है, क्योंकि लोकल नहीं हमें बचाया है। 20 लाख के आर्थिक पैकेज का ऐलान हुआ है सर। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बड़े पैकेज का ऐलान माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। उद्योग जगत विशेष रूप से बहुत अगर बड़े पैकेज का भी कल्पना करता था तो वो चर्चा करते थे कि 10 लाख करोड़ तक का माननीय प्रधानमंत्री जी उसका ऐलान कर सकते हैं। लेकिन जितनी कल्पना इंडस्ट्रीज ने और इस देश की जनता ने करी थी, उससे कई आगे बढ़कर प्रधानमंत्री जी ने इसकी घोषणा करी है। और विशेष रूप से जिस समय उन्होंने कहा कि हमारा देश जो विश्व गुरु के स्थान के ऊपर स्थापित था, 21वीं सदी जो भारत की सदी होगी उस ओर बढ़ना है। उस ओर बढ़ने की एक नई दिशा भी उन्होंने दिखाई है, और उस दिशा के लिए संसाधन और रास्ता भी सशक्त रूप से कैसे प्रशस्त होगा उसके संसाधन भी दिए हैं। ये देश के लिए सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री जी की सोच उस गरीब के लिए है, उस मजदूर के लिए है, उस नौजवान के लिए, उस किसान के लिए है, उस छोटे उद्यमी के लिए, उस कुटीर उद्योग वाले के लिए, उस ग्रामीण उद्योग वाले के लिए। और यहाँ से लेकर उन्होंने जिस समय भारत, जो बात आपने कही, देश में अपना भारत के अंतर्गत अपना सामान, वोकल की बात भी उन्होंने करी है, लोकल की बात करी है। उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के समय उन्होंने जो मेक इंडिया का नारा दिया था, अब वो चरितार्थ होता हुआ दिखाई पड़ेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। और देश की जनता को इस बात के लिए भरोसा है। इस देश की जनता प्रधानमंत्री जी के प्रति बहुत आभार व्यक्त करती है, और जो दिशा वो देंगे और जिस प्रकार के भी पैकेजेस आएंगे, उत्तर प्रदेश की सरकार इंडस्ट्री उसको पूर्ण रूप से, सक्षम रूप से उसको लागू करेगा और इंडस्ट्री के लिए मजबूत हैंड होल्डिंग करेगा। सर, ये सपना हुआ करता था, ये सपना था लोगों का कि वो जिस राज्य से हैं, जिस जिले से हैं, उनको वहीं पर रोजगार मिल जाए। उनको क्यों पलायन करना पड़े, उनको रोजगार के लिए कहीं और क्यों जाना पड़े। क्या वो सपना अब साकार हो जाएगा सर? हर किसी को उसके घर में, उसके जिले में, उसके राज्य में नौकरी मिलेगी इसके बाद? देखिए, इसी बात के ऊपर हम लोगों के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी के और केंद्र के निर्देश के द्वारा हम लोग उसके ऊपर काम भी कर रहे थे। और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि जो यहाँ पर हम उसको यहीं पर काम देंगे। हम अपनी जो गवर्नमेंट की स्कीम्स थी जिसमें रोजगार दिया जा सकता है, चाहे जैसे मैंने कहा, चाहे वो कुटीर उद्योग हो, चाहे ग्रामीण उद्योग हो, चाहे एमएसएमई हो, और विशेष रूप से जिस समय ओडीओपी हो, हर व्यक्ति को उस योजना का विस्तार देकर उसको वहीं पर काम करने के लिए एक अवसर मिलेगा। जो हमारे पास स्किल्ड लेबर जो बाहर से आ रही है, उस स्किल्ड लेबर के द्वारा जिस इंडस्ट्री के अंतर्गत जो काम करते थे, उस इंडस्ट्री से हम मैचिंग करेंगे। इंडस्ट्री और लेबर के साथ मैच करने का एक फॉर्म भरा जा रहा है। जो लोग बाहर से इंडस्ट्री लेबर आ रहे हैं, स्किल्ड लेबर आ रहे हैं, उनका मैच लेबर डिपार्टमेंट और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट करेगा। इंडस्ट्री को जहां पर आवश्यकता होगी वहां पर वो स्किल्ड लेबर की डिमांड करेगा, तो हम उसको मैचिंग करेंगे। हर स्तर के प्रदेश की सरकार बहुत प्रोएक्टिव तरीके से काम कर रही है और उसको मूर्त रूप। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो उत्तर प्रदेश के उद्योग मंत्री सतीश महाना भी मानते हैं कि इससे नई संजीवनी मिलने वाली है। 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का जो ऐलान हुआ है, इससे अर्थव्यवस्था न सिर्फ पटरी पर आएगी बल्कि रफ्तार पकड़ेगी। जिस भारत का सपना देखा जा रहा था, जिस नवीन भारत का सपना देखा जा रहा था, उस नवीन भारत का सपना साकार हो पाएगा। विजय जी, आप अपनी बात पूरी करिए, लेकिन सर ये बताइए कि कितना बड़ा अमाउंट है 20 लाख करोड़ के इस आर्थिक पैकेज को हम कैसे देखें? भारत की तस्वीर कितना बदल पाएगी? एक आर्थिक जानकार के तौर पर आप क्या समझ पा रहे हैं सर? देखिए, आप इस बात को समझिए कि इस देश में, अगर मैं आपको एक कॉमन कंपैरिजन देता हूं, इस देश में करीब 24 लाख करोड़ का टोटल कैश है। और अगर हम 20 लाख करोड़ के पैकेज की बात कर रहे हैं, अगर मैं कैश इक्विवेलेंट की बात करूं, तो जितना पैसा इस देश में है करीब उतना
वापस किसी और रूप में जनता के सामने आएगा इन द फॉर्म ऑफ पैकेज। अब देखना यह है कि इसमें कितना कंपोनेंट लिक्विडिटी है, कितना लैंड को रिफॉर्म्स को लैंड को एसेट मान के बांटा जाएगा, कितना आपके जो रिफॉर्म्स हैं वो होंगे, और किस तरह से ब्यूरोक्रेसी जो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस थे इस देश में, कानून के नाम पे, रेगुलेशंस के नाम पे, प्रावधानों के नाम पे, उनको हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो शुरुआत अच्छी है। प्रधानमंत्री जी ने जो रास्ता दिखाया है वो देश की जरूरत भी है, क्योंकि जब लोग इंटरनेशनल व्यापार की बात करते थे, हम कहते थे हम ग्लोबल मार्केट है, मैं हमेशा उनसे एक ही बात कहता था, अगर आपको विदेशी माल खाना है तो आप इस देश में रोजगार मत मांगिए। आप रोजगार तो चाहते हैं इस देश में, लेकिन माल आप खाना चाहेंगे विदेशी, दूसरे देश ये का, दोनों ग्लोबल चीजें नहीं चल सकती। और पीएम ने ही कहा भी तो ना सर कि जो जो आज ग्लोबल है वो कभी लोकल हुआ करता था, GDP नहीं और है। यही समझकर हमें अपने लोकल को अपनाना है और उसकी चर्चा भी करनी है, उसे आगे बढ़ाना सही है। है। शेष मैं नारायण वही जी, आपसे प्रधानमंत्री कह रहा हूं। मोदी के संबोधन से पहले जब आप बोल रहे थे तो आप कह रहे थे कि अभी मेरी सांसें रुकी हुई हैं, अभी धड़कनें तेज हैं, देखना होगा कि उनके संबोधन में क्या खास होगा। सर अभी आपका क्या रिएक्शन है सर? देखिए साहब, ऐसा है कि अब चीन जो है वो जो छोटे आइटम्स हैं पूरे यूरोप में, पूरे अमेरिका में, वो मुख्य सप्लायर उसका हुआ करता था। और ट्रंप ने तो बाकायदा यूरोपियन यूनियन को कॉल दे दी कि अब चीन से कुछ नहीं लेना है। तो चीन से जो सामान जाता था उसको अन्य जगहों पे बनाया जाना है। तो ये जो सारा पैकेज है, मुझे लगता है कि चीन को रिप्लेस करने का जो हमारा सपना है, हमारी जो प्लान है, और मार्केट अवेलेबल है यूरोप में, जो छोटी छोटी चीजें हैं। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश शर्मा जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। एक नए भारत का सपना देखा जा रहा है सर, और प्रधानमंत्री मोदी ने आज इसी बात का जिक्र किया कि वो नया भारत तभी बनेगा जब हम सब उसमें अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। हम सब उसके लिए तैयार हैं सर, इस बड़े आर्थिक पैकेज के बाद? देखिए, प्रधानमंत्री का भाषण का मुख्य रूप यही था कि संकल्प के साथ हमें काम करना है, प्रण के साथ भी और पर्व के साथ भी हमें इसे काम करना होगा। और देश के लिए बहुत अभूतपूर्व दिन है आज। 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की जो घोषणा की है, भारत की जीडीपी का ये 10% है, और ये किसानों के लिए, श्रमिकों के लिए, और हम समझते हैं ये व्यापारियों के लिए ये वरदान साबित होकर आएगा। इस आर्थिक पैकेज से हमारी आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार करने में बहुत बड़ा सहयोग और सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि लोकल के लिए वोकल बनना है, और साथ में उन्होंने जो लोकल से ग्लोबल बनाने की बात करी है, वो भी अपने आप में एक संकेत देता है कि हम किस प्रकार से अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएं और किस प्रकार से हम उत्पाद के लिए मांगों का सृजन करें। उन्होंने लॉकडाउन 4 का भी एक तरीके से ऐलान किया है और कहा है कि ये तमाम परिवर्तनकारी संदेशों को लेकर आएगा। तो हम कह सकते हैं कि 17 तारीख से आगे का भी जो लॉकडाउन होगा ये नए रंग रूप वाला होगा, ऐसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। निश्चित रूप में आज जो परिस्थितियां हैं उसमें हमें लाइफ स्टाइल को अपनी परिवर्तित करते हुए हमें इसी कोरोना की जंग को लड़ते हुए अपने आर्थिक साधन संसाधन को भी सुदृढ़ करना होगा। हमें जन सामान्य जो जीवन है हमारा, उसकी तरफ बढ़ने के लिए स्टेप बाय स्टेप हमें काम करना होगा। आज के प्रधानमंत्री के संदेश का मूल मंत्र यही है। सर, यूपी का जो कॉमन मैन है ना, उसके मन में वर्षों से सवाल था कि क्या वो दिन आएगा क्या कि जब मुझे अपने राज्य में, अपने जिले में नौकरी मिलेगी। क्या ये उम्मीद करे सर कि वो सपना अब साकार होने जा रहा है? यूपी का वो कॉमन मैन अपने घर में रहकर, अपने राज्य में रहकर न सिर्फ अपने राज्य के विकास के लिए काम करेगा, यहीं पर अपनी आजीविका चलाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन हमेशा से क्लियर रहा है और वो हमेशा आगे की सोच कर काम करते हैं। उनकी कार्यशैली की सबसे बड़ी विशेषता यही है, उन्होंने पहले से देख लिया था कि हमारे वहाँ श्रमिक भारी संख्या में दूसरे प्रदेशों से यहाँ पर पलायन करके वापस लौटेंगे, और आज महाराष्ट्र से चाहे गुजरात देख लें या कर्नाटक तक से लोग यहाँ पर वापस बड़ी तेजी के साथ में आ रहे हैं। उनको यहाँ पर हम कैसे साधन संसाधन मुहैया करा सके, उसका एक तो प्रयत्न है। दूसरा उनकी स्क्रीनिंग करा के, उनकी स्क्रूटनी करा के, उनके स्वास्थ्य संबंधी उनकी चिंता करने का है। तो तीसरा सबसे बड़ा चीज जो मुख्यमंत्री जी ने रखा है कि उनको रोजगार के अवसर प्राप्त हो, चाहे उनको मनरेगा से जोड़ने की बात सही हो,
चाहे छोटे और लघु किसानों, लघु उद्योगों में उनको इन्वॉल्व करने की, उनका जो स्किल लेबर है उसका बड़े उद्योगों में भी उपयोग करने की जो कार्य योजना है, मैं समझता हूँ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में और तमाम तरीके के अन्य साधन संसाधनों में जो आज मुख्यमंत्री जी ने संकल्प लिया है, यहाँ तमाम लोगों को रोजगार मिलेगा और कोई भी आके उत्तर प्रदेश में भूखा नहीं रहेगा। उसके लिए हम एक निश्चिंत भाव का जो जीवन यापन कर सके उसकी संरचना करने में उत्तर प्रदेश इस समय तल्लीन है और मैं समझता हूँ कि सुखद दिन उन लोगों के लिए, कर्मचारियों श्रमिकों के लिए होंगे कि अपने जो एक तरीके से वो बोलते हैं, उनके शब्दों में कहें कि अपने वतन में, वतन तो हमारा देश है, पूरा हिंदुस्तान है, लेकिन जो आम श्रमिक अपनी भाषा अपने गांव के लिए कहता है, तो उस गांव में ही उसे रोजगार मिल सके, उस जिले में उसे रोजगार मिल सके, उसकी योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने तैयार की है। सर, एक बात और साफ हो गई कि लॉकडाउन 4 भी लगेगा, लेकिन नए रंग में, नए रूप में, नए नियमों के साथ। और निश्चित रूप में उसमें तमाम प्रकार की सुविधा और सहूलतें भी देने की बातें हैं। सहूलतें इसलिए भी जरूरी हैं कि हमारा जो जनजीवन है वो सामान्यता की ओर धीरे धीरे बढ़े और छोटे छोटे काम जो हैं उसके लिए लोगों को कष्ट ना उठाना पड़े। उन कार्यों के साथ में हमारी जीवनचर्या का परिवर्तन अपने पूर्व की भांति सुगमता से चल सके, इस पर भी जो लॉकडाउन 4 है उसमें ध्यान देने की बात है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। शेष नारायण जी, मैं फिर से आपके पास आऊंगा सर। सर, एक गीत है कि मेरे देश की मिट्टी सोना उगले उगले हीरे मोती, हम ये भूल गए थे क्या सर? आज उसी बात का एहसास प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से करवाया कि हमारे देश की जो मिट्टी है उसकी जो महक है अब उसको भूलना नहीं है, उसका एहसास करना है और उसे पूरी दुनिया में आगे बढ़ाना है। वो तो देखिए भावनात्मक बातें हैं, लेकिन सही बात यह है कि आज इनकी जो सर सीएम कुछ कह रहे हैं, मैं आऊंगा आपके पास। लड़ाई को जिस मजबूती के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने निरंतर अपने मार्गदर्शन से आगे बढ़ाया है, आज भारत पूरी दुनिया के लिए एक रोल मॉडल बना है और पूरी दुनिया के अंदर भारत के इस अभियान को और आदरणीय प्रधानमंत्री जी इसके अभियान को हर मंच पर सराहना मिली है। हम सब आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने निरंतर इस देश को प्रधानमंत्री के रूप में, एक अभिभावक के रूप में अपना योग्य मार्गदर्शन समय समय पर दिया है और इस महामारी के खिलाफ चौथी बार देश को संबोधित, देश की जनता से सीधे संवाद स्थापित किया है अपने संबोधन के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। और हम सब आभारी हैं कि आज कोरोना संकट से उभरने के लिए देश के गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम के लिए और प्रवासी श्रमिकों के लिए फेरी नीति से आच्छादित होने वाले ठेला, खोमचा, रेहड़ी, पटरी व्यवसायी या अन्य रोज कमाने वाले उन सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़े आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। 20 लाख करोड़ रुपए के इस आर्थिक पैकेज के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता की ओर से उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मुझे विश्वास है कि इस बड़े आर्थिक पैकेज के माध्यम से न केवल उत्तर प्रदेश का एमएसएमई सेक्टर, जिसे हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से एक नई ऊंचाइयां प्रदान करने का प्रयास किया। कोरोना संकट के कारण उनके सामने कुछ विषम स्थितियां आई थी। ये आर्थिक पैकेज उन्हें एक बार फिर से आगे बढ़ने के लिए एक नया संबल होगा। इसमें कार्यरत हमारे लगभग
45 लाख से अधिक जिसमें कामगार हैं, श्रमिक हैं, जो शिल्पकार हैं, उन सबको भी एक नई जान मिलेगी। साथ साथ उत्तर प्रदेश में 20 लाख के आसपास प्रवासी श्रमिक आने वाले हैं। 10 लाख अब तक आ चुके हैं और आगामी 10 दिन के दौरान मेरा अनुमान है कि 10 लाख के आसपास और आएंगे, यानी 20 लाख से अधिक जो प्रवासी कामगार और श्रमिक आएंगे। इन सबको के कल्याण के लिए भी एक नई दिशा हमें प्राप्त होगी। प्रदेश में पहले से ही बहुत बड़ी मात्रा में ठेला है, खोमचा है, रेड़ी है, पटरी व्यवसायी हैं और अन्य फेरी नीति से आच्छादित होने वाले बहुत बड़ी मात्रा में वे लोग हैं जो डेली अपना कमाते हैं, खाते हैं। ऐसे लगभग 15 लाख की संख्या में हमारे इस प्रकार के परिवार और उस प्रकार के कार्य करने वाले लोग यहां पर पहले से मौजूद हैं, जिन्हें हम लोगों ने पहले ही कोरोना संकट आने के तत्काल बाद भरण पोषण की व्यवस्था की थी। उन सबको भी एक नया संबल इससे प्राप्त होगा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को, देश के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम को, देश के आर्थिक स्वावलंबन के आधार इस सेक्टर को एक नई जान फूंकने के लिए जो इस बहुत बड़े आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और मुझे विश्वास है कि उनके मार्गदर्शन में हम कोरोना पर विजय प्राप्त करेंगे और प्रत्येक नागरिक को न केवल कोरोना से सुरक्षित करेंगे अपितु आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने में भी इस प्रकार का आर्थिक पैकेज हम सब के लिए एक बहुत बड़ा संबल का कार्य करेगा। मैं फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। तो सीएम योगी कह रहे थे कि वो 20 लाख श्रमिक जो अलग अलग राज्यों से उत्तर प्रदेश में आए हैं, उनको इस आर्थिक पैकेज से संबल प्रदान होगा। शेष नारायण जी, मैं आपके पास आऊंगा। सर, माफी चाहता हूं, आपको 2 बार रोकना पड़ गया। आप अपनी बात पूरी करिए सर। नहीं, वो चीन वाला मैंने बताया था। दूसरा उत्तर प्रदेश की जो मुख्यमंत्री बात करें, गंभीर बात है। ये आज पैकेज जो घोषित हुआ, इसके 20-25 दिन पहले इन्होंने T4 एक कमेटी बना दी है और वो लोग गाँव में, जिलों में, शहरों में छोटे छोटे उद्योग लगाने के लिए ऑलरेडी प्रयत्नशील हैं। उसमें MSME के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उसमें पंचायती राज के हैं, एग्रीकल्चर के हैं और स्किल डेवलपमेंट के हैं। तो योगी जी ने तो एडवांस में ये काम शुरू कर दिया था। ये पैसा जब 20 लाख करोड़ का पैकेज आ जाएगा तो उससे उसको और तेज गति देने में काम होगा। ये बात हम पहले से जानते हैं, हमको पर्सनली मालूम है। तो एक तो ये है। दूसरा सबसे बड़ा अवसर ये है कि चीन को पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका दुत्कार रहा है कि नहीं, हम आपसे कोई काम नहीं लेंगे, आपका सामान नहीं लेंगे। तो जो सामान वहां से वहां जाता है, अगर उसको बनाने के लिए पूरे देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन का मामला शुरू हो गया तो सही में अवसर हो सकता है ये। लेकिन अभी देखना यह है कि जो लोग उसमें काम करने के लिए अपने ही जगह ढूंढेंगे, ये अच्छी बात होने जा रही है कि अब कोई विदेश नहीं, वहाँ सूरत और गुजरात तो यहाँ नहीं जाएगा जहाँ लाठियां खा रहा है। सही बात। अपने गांव घर में रहेगा, साइकिल से आएगा, काम करेगा, जाके अपने घर पे सो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। मैं इसके लिए इनका धन्यवाद करता हूँ। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। कांग्रेस पार्टी से उमाशंकर पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमाशंकर जी, कल महाबहस में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ जुड़े थे। वो कह रहे थे केवल 63,000 करोड़ चाहिए, सब कुछ पटरी पर आ जाएगा। सर, उम्मीद से कहीं ज्यादा मिला है। 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया गया है। खुश हैं सर? अब सब ठीक हो जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो इस बात को समझना होगा कि प्रधानमंत्री जी कहते क्या हैं और करते क्या हैं, शायद ये बात वो स्वयं भी नहीं समझते हैं। क्योंकि बुलेट ट्रेन से लेके 15 लाख रुपए सबके खाते में देने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज भी जो अभी बोला है, उसमें उन्होंने ये नहीं कहा है कि हम 20 लाख का पैकेज दे रहे हैं, 20 लाख करोड़ का। उन्होंने कहा कि पीछे जो RBI ने घोषणाएं की हैं, अगर उनको हम जोड़ लें तो आगे जो घोषणाएं होंगी वो लगभग 20 लाख करोड़ होगा। यानी कि प्राइवेट कंपनीज की तरह इनके अभी हिडन टर्म्स एंड कंडीशंस हैं
नियम और शर्तें अभी छुपी हुई हैं। कल पूरा पैकेज सामने आ जाएगा, तब पता चलेगा कि ये असली दांत हैं या खाने के और हैं और दिखाने के और हैं। हकीकत अभी क्या है? मजदूर जो निवाले के लिए तरस रहा है, जिनके परिवार के लोग अपने गांव में अपने कामगार के काम छूट जाने की पीड़ा भोग रहे हैं। चिट भी मेरी पट भी मेरी, ये कैसे हो सकता है सर? पहले आप कह रहे थे आर्थिक पैकेज का ऐलान कर दीजिए, अब उन्होंने कर दिया तो आपको उसमें भी खोट नजर आ रही है। सर अब कोई हनुमान जी तो है नहीं कि सीना चीर के दिखा देंगे कि देखिए मैं सच बोल रहा हूं, है ना सर? ना जेब से पैसे देने हैं कि झूठ बोलना है। अब जो होगा कल तक का इंतजार कर लीजिए, वित्त मंत्री जी सारी बातों को जवाब दे देंगे कल इसका। ठीक है, एक बार भारतीय जनता पार्टी का रिएक्शन ले लेते हैं। ओपी मिश्रा जी बहुत देर से चुप हैं। ओपी मिश्रा जी खुश तो बहुत होंगे आज प्रवचन में, क्योंकि जो सवाल लगातार उठाए जा रहे थे। अरे सर छोड़िए, अभी टोका टाकी क्यों कर रहे हैं सर? कम से कम आज तो खुश रहिए ना सर। भाई देश को जरूरत थी एक आर्थिक पैकेज की, उसका ऐलान हो गया है, तो इस बात की तो तारीफ कर दीजिए ना उमाशंकर जी। ओपी मिश्रा जी आपका रिएक्शन सर। ठीक है सर, अब आऊंगा सर, आऊंगा आपके पास। ओपी मिश्रा जी देखिए हाँ जी, देखिए आज प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा किया है, जो बातें की हैं, मैं इसमें 3-4 प्रमुख बातें हैं, आप कहेंगे तो मैं इस पर रोशनी डालना चाहूंगा जी। उन्होंने जो सबसे बड़ी बात की है वो की है आत्मनिर्भरता की। उसने कई सारे एग्जाम्पल दिए, कई सारे उदाहरण दिए। उन्होंने कर्ज की बात करी, उन्होंने Y2K की बात करी, उसने कई चैलेंजेस की बात करी जिसको भारत ने सक्सेसफुली उस पर खरा उतरा है। तो ऐसे कई चैलेंजेस भारत के सामने आए और भारत ने सक्सेसफुली उस पर खरा उतरा है। और भी उसके बाद उन्होंने जो बात किया है, उन्होंने आर्थिक पैकेज की बात की है जो आरबीआई ने किया, और जो कल परसों जो घोषणा होने वाला है 20 लाख करोड़ का, 2020 में 20 लाख करोड़ का पैकेज ना। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता अभी हमारे साथ आधे घंटे पहले वो जो चिल्ला रहे थे कि आर्थिक पैकेज देना चाहिए, आर्थिक पैकेज। अरे जब दे दिया तब वो कह रहे हैं कि अब देखेंगे। इनके एक नेता है मनीष तिवारी, अभी मैं उनको सुन रहा था, मनीष तिवारी जी कह रहे थे कि हम डेली 30,000 करोड़ रुपए का, अरे बात सुनिए, अब बात सुनिए, एक बार भी नहीं बताया कि आर्थिक का नुकसान सह रहे हैं, और अगर सब मिला के नुकसान हुआ है। अरे अब आप बात नहीं सुनेंगे, अब मैं आपकी बात सुन रहा था ना, अब बात सुन लीजिए। आप ही के नेता की बात बता रहा हूं आपको, आप ही की बात बता रहा हूं, आप ही के नेता की। एक मनीष तिवारी जी ने कहा कि 18 लाख करोड़ का पूरा हिसाब बैठता है। करने का नहीं है प्रधानमंत्री जी ने उस पूरे हिसाब से करने का नहीं है। ये तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि अवसर है अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने का। अवसर को लेकर क्या कुछ कहा है पीएम ने, एक बार उसको सुन लेते, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आऊंगा सर, मैं आप दोनों के पास आऊंगा। कोरोना संक्रमण से मुकाबला करते हुए दुनिया को अब 4 महीने से ज्यादा समय बीत गया है। इस दौरान तमाम देशों के 42 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। 2.25 लाख से ज्यादा लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। भारत में भी अनेक परिवारों ने अपने स्वजन खोए हैं। मैं सभी के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि हम आत्मनिर्भर तभी बन पाएंगे जब हम लोकल को अपनाएंगे, अपने लोकल को लेकर वोकल होंगे। संकट ने हमें लोकल मैन्युफैक्चरिंग, लोकल मार्केट, लोकल सप्लाई चेन, इसका भी महत्व बराबर समझा दिया है। संकट के समय में लोकल ने ही हमारी डिमांड पूरी की है, हमें इस लोकल ने ही बचाया है। लोकल सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। समय ने हमें सिखाया है कि लोकल को हमें अपना जीवन मंत्र बनाना ही होगा। आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए
वोकल बनना है, लोकल के लिए वोकल बनना है। विजय जी, अब मैं आपके पास आऊंगा। प्रधानमंत्री मोदी को हमेशा लीक से हटकर कहने और करने के लिए जाना जाता है। जब पूरी दुनिया ग्लोबल ग्लोबल कर रही है तो प्रधानमंत्री मोदी ये मंत्र लेकर आए हैं कि कैसे लोकल के माध्यम से हम ग्लोबल बन सकते हैं। अपने लोकल को ग्लोबल बनाना है, कैसे देख रहे हैं सर इस मंत्र को? देखिए, इसके अलावा रास्ता नहीं है। कोई भी समझदार आदमी यह समझता होगा कि 140 करोड़ का देश किसी भी अंतरराष्ट्रीय बाजार पर निर्भर नहीं रह सकता है। अगर आज आप सोचिए कि अगर आपके पास आज फूड सप्लाई नहीं होती, एफसीआई में आपके पास गेहूं चावल नहीं होता, तो आप दुनिया में किस देश से मंगाते और कितना मंगाते? तो किसी भी देश को यह समझना पड़ेगा कि आप कोई आइलैंड कंट्री नहीं है जहां की आबादी यूरोप की तरह 2, 4, 5 मिलियन हो। आप हो 1.4 बिलियन, 140 करोड़, और अगर मैं मिलियन में बोलूं तो 1400 मिलियन। आप दुनिया से 100 गुना बड़े देश हो। इसीलिए आपको लोकल होना ही पड़ेगा। जो लोग ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं उनका सिर्फ वेस्टेड इंटरेस्ट है ट्रेड में प्रॉफिट कमाना। वो देश हित की बात नहीं कर रहे हैं। उनको इमरजेंसी समझ में नहीं आती है, उनको गवर्नेंस समझ में नहीं आता है, उनको सिर्फ बैलेंस शीट समझ में आती है कि थोड़ा माल बिक जाएगा तो पैसा बन जाएगा। वो एक उदाहरण देकर पीएम ने समझा दिया सर। किसी भी पीएम ने कहा कि जब कोरोना काल शुरू हुआ तो हमारे देश में ना पीपीई किट बनती थी, ना N95 मास्क बनते थे, लेकिन इस कोरोना काल ने हमें एक अवसर दिया ये बताने का, ये समझाने का कि कैसे हमें अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना है, अपने लोकल को और मजबूत करना है। उमेश हमारे साथ मेरठ से जुड़ चुके हैं। उमेश, जो मेरठ का लोकल है, मतलब मेरठ के जो उद्योग धंधे हैं, इस वक्त उनकी क्या हालत है और इस आर्थिक पैकेज से कैसे उनको बूस्टअप मिलने वाला है, क्या समझ पा रहे हैं आप? जी हाँ, देखिए, निश्चित तौर पर आपने बहुत बड़ी बात कही है और प्रधानमंत्री ने आज ऐतिहासिक सकारात्मक संबोधन दिया। उन्होंने नारा दिया, जहां चाह है वहां राह है। उन्होंने लोकल टू ग्लोबल का भी नारा दिया। जहां तक मेरठ की बात है तो मेरठ का बैट बल्ले का जो उद्योग है वो विश्व की पहचान रखता है। साथ ही यहाँ की कैंची का उद्योग विश्व की पहचान रखता है, लेकिन आजकल कैंची का ये उद्योग बिल्कुल ठप पड़ा है, अपनी बुनियाद एक तरह से खो चुका है। तो निश्चित तौर पर मेरठ के उद्योग को उठाने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए निश्चित तौर पर ये जो राहत पैकेज का ऐलान हुआ है, जो 20 लाख करोड़ का ऐलान हुआ है, निश्चित तौर पर उससे इस उद्योग को एक नई रफ्तार मिलेगी, कैंची उद्योग को भी नई रफ्तार मिलेगी। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं, ये उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि प्रधानमंत्री के इस संबोधन को लेकर के वो क्या राय रखते हैं। आप ये बताइए भाई साहब, प्रधानमंत्री का संबोधन आपने पूरा सुना, आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री ने लोकल टू ग्लोबल का ये मंत्र आज दिया है? मेरठ कैंची के लिए जाना जाता है, मेरठ बैट के लिए जाना जाता है, कैंची उद्योग बिल्कुल उसकी रफ्तार कुंद पड़ गई है, उसकी धार कुंद पड़ गई है। आज आप किस नजरिए से देखते हैं इस पूरे प्रधानमंत्री के संबोधन को? प्रधानमंत्री जी का जो भाषण था वो, जैसा कि हम लोगों ने देखा, 4 महीने का उन्होंने बताया हम लोगों को लड़ते हुए समय हो चुका है। जिस तरह की नकारात्मकता फैली हुई है, लोगों के कंधे झुक गए, मनोबल टूट गया है, तो इतनी ओजस्वीपूर्ण वाणी की आवश्यकता थी। और इसके साथ ही मोदी जी ने ये संदेश भी दिया कि हम लोगों को अब आत्मनिर्भर बनना है। उन्होंने बताया कि पहले दिन हम लोग 2 लाख, आज भी वो कोई पीपीई किट नहीं बनती थी, मास्क नहीं बनता था, तो आज भारत जो है 2 लाख किटों का निर्माण कर रहा है, 2 लाख मास्क डेली बनाए जा रहे हैं। इसी तरीके से उन्होंने कहा कि इसी को हमें आगे बढ़ाना है। विश्व में जिस तरह से ये चाइनीज़ वुहान का जो कोरोना वायरस है, उसके लिए चाइना के लिए संवेदना थोड़ी कम हो गई है। इसकी शायद खुशबू भारत सरकार को भी है, राज्य सरकारों को। 20 लाख करोड़ रुपए का ऐलान किया है। आर्थिक दृष्टि से भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक नारा दिया है, एक संकल्प शक्ति उनके भाषण में आज दिखाई दी है। मेरठ उद्योगों का शहर कहा जाता है। कैंची उद्योग का आपने हाल देखा है कि कैंची उद्योग अपनी रफ्तार पकड़ ही रहा था कि लॉकडाउन हो गया और कैंचियों की रफ्तार बिल्कुल ठीक है उमेश, तो आपको क्या लगता है कि रफ्तार भी पकड़ेगी? और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है ना कि जो आप जिनसे बातचीत कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि एक ऊर्जा के संचार की जरूरत थी और आज प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के माध्यम से उसी ऊर्जा का संचार हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इनकी बात भी हम तक पहुंचाने के लिए। उमा शंकर पांडे जी, जिस जनधन खातों को लेकर आप लोगों को शिकायत थी कि खाते तो खुल गए, उन खातों का क्या किया जाए, उन खातों में तो पैसे ही नहीं है, आज वही जनधन खाते उन तमाम लोगों के लिए कितना कारगर साबित हो रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि इस लॉकडाउन में जब तमाम सिस्टम बंद हैं, तमाम सरकारी कार्यालय बंद हैं,
तो उसी जनधन खाते में डायरेक्ट पैसा पहुंच रहा है मजदूरों के पास, श्रमिकों के पास, और उसको उसका फायदा मिल रहा है। कम से कम आज तो इस बात की तारीफ करेंगे आप कि जनधन सही था, वो खाते खुलने चाहिए थे। देखिए, बैंकों का 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का काम इंदिरा गांधी जी ने किया, और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी जिसकी बात आज प्रधानमंत्री जी अभी उन्होंने किया, इसकी भी शुरुआत यूपीए 2 ने किया था, यूपीए 1 ने किया था। और आधार कार्ड जिसके डेटा के आधार पर ये चीजें डीबीटी संभव हो पाया, ये करने का काम भी कांग्रेस पार्टी के मनमोहन सिंह जी की सरकार ने ही किया है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी बैठे हैं, उमेश सिंह जी भी वहां बैठे हैं, वो जिस मेरठ में बल्ले की बात कर रहे थे, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई उमाशंकर जी, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आधार नंबर लेकर आए और आपने बैंकों का एकीकरण किया, राष्ट्रीयकरण किया। बड़ी अच्छी बात है सर, लेकिन पैसे उन खातों में आज की डेट में डाले जा रहे हैं ना सर, तो इस बात के लिए तो तारीफ कर दीजिए ना कि उन पैसों की जरूरत थी उन श्रमिकों को, मजदूरों को, सरकार ने पैसे दिए उनको। सर अपनी पीठ थपथपाइए, अपनी पीठ थपथपाइए सर, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर थोड़ी सी उनकी भी तारीफ कर देंगे तो क्या चला जाएगा सर। एक भी उद्योग धंधे अगर भारतीय जनता पार्टी ने खोले हों तो मैं चुनौती दे रहा हूं आपके इस चैनल के माध्यम से, सब आपने एक किया। भी उद्योग धंधे अगर इन्होंने खोले हों। उमाशंकर जी, किट की बात प्रधानमंत्री जी कर रहे थे, उमाशंकर जी सब आपने किया, की दवा, उमाशंकर जी सब आपने किया, सब आपने किया, लेकिन पैसे तो उसमें मौजूदा सरकार डाल रही है ना। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं। हम आत्मविश्वास के साथ पॉजिटिव खड़े रहे और देश को आगे लेकर जाए, ये संदेश कृति से प्रधानमंत्री जी ने दिया है। मैं विशेष रूप से लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और जो ग्रामोद्योग है उनके लिए प्रधानमंत्री जी ने ये जो सपोर्ट दिया है, ये इंडस्ट्री कभी भूल नहीं सकती। इसमें काम करने वाले 11 करोड़ से ज़्यादा मजदूर है, लोग हैं, उनको भी राहत मिली है। ये उद्योग टिकेंगे भी और आगे अच्छा काम करेंगे, और देश की इकोनॉमी में 29% कंट्रीब्यूशन लघु उद्योगों का है, एमएसएमई का है, ये और बढ़ेगा। और मेरा विश्वास है कि निश्चित रूप से हमारा देश शक्तिशाली होगा, सुपर इकोनॉमिक पावर बनेगा और इस संकट से उभर कर हम बाहर आएंगे और एक बहुत अच्छा ऐतिहासिक प्रगति और विकास की ओर जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। इस पैकेज को देने में प्रधानमंत्री जी ने 10% ऑफ द जीडीपी ये पैकेज दिया है। मैं हृदय से उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, उनको शुभकामनाएं देता हूँ। और उन्होंने किया हुआ ये काम हिंदुस्तान की जनता इस संकट के समय अनेक सालों तक कभी भूल नहीं सकेगी, ये मेरा विश्वास है। फिर से एक बार प्रधानमंत्री जी को खूब धन्यवाद और उनका अभिनंदन। नमस्कार। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को सुन रहे थे आप, जो धन्यवाद दे रहे थे प्रधानमंत्री मोदी को इस बात के लिए कि उन्होंने इतने बड़े आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है। बनारस से संवाददाता उपेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, बनारस की साड़ी तो पहले से ही ग्लोबल थी, अब बनारस का पान भी ग्लोबल हो जाएगा, है ना? बिल्कुल, देखिए जो मौजूदा परिस्थितियां हैं उस पर आपकी बात तो बिल्कुल फिट बैठती है, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा कि हम अपने रोजगार को, अपने ब्रांड को मजबूत करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं कड़ी वही है जो प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें आत्मनिर्भर बनना है। हम बात कर लेते हैं श्रमिक कई दिनों से फंसे हैं, दूर दराज इलाकों के हैं, उन्होंने ये प्रधानमंत्री का भी पूरी देर, मैं देख रहा था कि आप प्रधानमंत्री का भाषण सुन रहे थे, क्या लगता है आपको इससे बड़ा कोशिश होगी? 20 लाख करोड़ रुपए की उन्होंने आर्थिक पैकेज की बात, जो कुछ भी हो जनता के लिए सुविधा मिले। आप लोगों को लगता है कि इससे कुछ राहत मिलेगी आप लोगों को? जी, अगर यदि कुछ हो तो जरूर राहत मिलेगी। राहत मिलेगी। कुछ और भी श्रमिक है जो कहाँ के हैं आप? पूर्णतः रहने वाले? चंदौली जिला के रहने वाले, उत्तर प्रदेश। यहाँ बनारस में एक महीने से फंसे हुए हैं। आपको लगा प्रधानमंत्री ने आज बड़े राहत की आप लोगों के लिए बात की है, इससे आप लोगों को लाभ मिलेगा? लाभ तो है ही सर, बिल्कुल मिलेगा। मैं देख रहा था कुछ और भी लोग हैं, प्रधानमंत्री ने बड़े राहत पैकेज की बात की, इससे लाभ मिलेगा? निश्चित तौर पे हर वर्ग को मिलेगा, बट ये भी है कि सरकार हर एक उद्यमी तक पैसा पहुंचाने के लिए जो प्रयास कर रही है, अगर वो सही तरीके से पहुंचे तो जरूर भारत का एक बार फिर से उत्थान होगा। उत्थान होगा। आपने सुना प्रधानमंत्री का पूरा भाषण? जी हाँ, पूरा सुना। तो सबका कहना है कि जो है उत्थान होगा। और देखिए, जो मैं पहले भी कह रहा था, प्रधानमंत्री के संबोधन से पहले मैंने कहा था कि जो आज का लॉकडाउन होगा वो पूरी तरीके से आर्थिक पैकेज पे हम कुछ और, प्रधानमंत्री का जो आज का भाषण आपको लगता है कि उन्होंने आर्थिक पैकेज की बात की, इससे बड़ी बात जो वहां से निकल कर यही आ रही है उपेंद्र कि एक बार फिर से भारत को सोने की चिड़िया बनाना है। जो प्रधानमंत्री मोदी ने जो सपना देखा है, दिखाया है, उस दिशा में आगे बढ़ना है। विजय सरदाना जी, पीएम मोदी ने कहा है कि हमें ऐसी इकोनॉमी चाहिए
जिसमें इंक्रीमेंटल जंप ना हो बल्कि क्वांटम चेंज हो, जो क्वांटम चेंज लाए। इसको थोड़ा आसान भाषा में समझाइए सर। देखिए, इंक्रीमेंटल ग्रोथ जिसको हम पहले कहते थे हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, अगर जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है वो समझते होंगे कि जब हम 2-3-4% की दर से ग्रो करते थे, फिर जब 91 का रिफॉर्म आया तो हम 8-10% के आसपास से ग्रो करने लगे। क्वांटम जंप ये होता है कि आप मल्टीफोल्ड में, अगर आप 15%, 20% सेक्टर टू सेक्टर ग्रोथ करेंगे तो वो क्वांटम जंप है। ऐसा नहीं कि हमने पिछले साल उत्पादन किया था, इस बार पिछले साल से 2% ज्यादा है, आधा % ज्यादा है, 3% ज्यादा है। ये होता है इंक्रीमेंटल ग्रोथ। क्वांटम जंप का मतलब है कि आप सीधा 20%, 30%, 40% की बात करिए, ये छोटी छोटी बातें मत करिए। और मुझे लगता है उसमें जो बात आती है निकल के, आप अगर इसको करना चाहते हैं तो आप आने वाले में दिनों में देखेंगे कि आपको बहुत सारे रेगुलेटरी रिफॉर्म्स देखने को मिलेंगे, आपको बहुत सारे सिस्टम को डिजिटल इंडिया के फॉर्मेट में देखने को मिलेगा। जिस तरह से लॉकडाउन के समय में इस देश ने और जिसकी ब्यूरोक्रेसी ने एफिशिएंट वे में काम किया था, लॉकडाउन के बाद उसको शायद प्रधानमंत्री मेंटेन करना चाहते हैं ताकि करप्शन, रेड टेपिज्म ये कम हो, ताकि हम क्वांटम जंप कर सकें। साथ में उन्होंने कहा लोकल डिमांड को लेके कि जब आप विदेशी माल खाते हैं, आपकी इंडस्ट्रियों की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम होती है, तो अगर आप कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो ट्रेड पॉलिसी है उसमें बदलाव देखेंगे ताकि आयातित माल को डिस्करेज किया जाए, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को इंप्रूव किया जाए। और यही चीज आएगी जब प्रोक्योरमेंट की बात आएगी। पीएसयूज को कहा जाएगा कि आप लोकल माल का टेंडर निकालिए, कोई जरूरी नहीं आपको विदेशी माल इंपोर्ट करना है। इंजीनियरिंग इंडस्ट्री को कहा जाएगा कि आप टेक्नोलॉजी पे ध्यान दीजिए, हम आपको R&D पे इंसेंटिव देना चाहते हैं, लेबर की स्किल डेवलपमेंट पे इंसेंटिव दिया जाएगा। तो ये सिर्फ कैश ट्रांसफर नहीं है। देखिए, आप इस बात को समझिए, हर आदमी 20 लाख करोड़ को सोच रहा है कि प्रधानमंत्री जी थाली पे रख के सबको बांट देंगे। मुझे लगता है वो जरूरत भी नहीं है। आपको 20 लाख करोड़ देश को नहीं चाहिए। आज भी इस देश में 24 लाख करोड़ की करेंसी है। आपके बैंकों में $1.92 ट्रिलियन पैसा पड़ा है। नहीं सर, चाहिए तो शायद उमा शंकर जी को भी नहीं। अब चूंकि विपक्ष में है तो थोड़ा बहुत तो काउंटर करेंगे, इसलिए शायद वो कह रहे होंगे। प्रशांत हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। प्रशांत, काम है उनका, देखिए उनका काम है, करते रहना चाहिए। ठीक है सर। हाँ प्रशांत, भारत के ग्लोबल बनने से पहले जो हमारे यहाँ की व्यवस्था थी वो यही थी कि जिसको जिस सामान की जरूरत हुआ करती थी उसके बदले वो सामान दूसरे से जाकर ले लिया करता था और उस सामान के बदले कोई ना कोई सामान उसको दे दिया करता था। इस तरीके की व्यवस्था गांव में हुआ करती थी। फिर धीरे धीरे हम लोकल से ग्लोबल बनते चले गए, अपनी व्यवस्था से दूर होते चले गए। अब उधर ही लौट रहे हैं। क्या रिएक्शन है राजधानी लखनऊ से? जी बिल्कुल, अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो जिस तरीके से पीएम मोदी का संबोधन आया आत्मनिर्भर बनने की, तो कहीं ना कहीं जो लोकल लेवल पर परचेजिंग है, जो लोकल लेवल की डिमांड है, उसे लोकल से ही पूर्ण करने की जो बात है, उसे बिल्कुल राजधानी लखनऊ में लोग सराह रहे हैं। जो रिएक्शन सोशल मीडिया पे आ रहे हैं उसको लोग मान रहे हैं कि लोकल परचेजिंग से जिस तरीके की बात आ रही थी कि लोकल परचेजिंग और लोकल एम्प्लॉयमेंट की जो बात थी, उससे आत्मनिर्भर बना करके जो सशक्त एक भूमिका थी, जो सशक्त भारत, जो सशक्त प्रदेश बनाने की एक भूमिका थी, उस पर सोशल मीडिया पे जो रिएक्शंस आ रहे हैं उससे बिल्कुल उत्तर प्रदेश की जनता उसे सराह रही। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी का जो संबोधन है कि लोकल जो प्रोडक्ट को, लोकल को ही ग्लोबल करना है, तो ये भी एक बात बड़ी काबिले तारीफ है, जिसे साथ ही साथ सूबे की जनता ने काफी सराहा है। अमित, अच्छा उमा शंकर जी, मैं आपके पास आऊंगा एक छोटा सा कमेंट लेकर। प्रशांत, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उमा शंकर जी, गांधी जी कहा करते थे कि स्वदेशी अपनाओ, और आपकी पार्टी कहती है कि आप गांधी जी की विचारधारा वाली पार्टी हैं। तो आज प्रधानमंत्री मोदी अगर ये कह रहे हैं कि स्वदेशी अपनाओ, अपने प्रोडक्ट को बढ़ाओ, को लेकर वोकल हो जाओ, तो इसकी करेंगे ना सर? नहीं, बिल्कुल, मैं आपसे देखिए बिल्कुल सहमत हूं। और मैं मोदी जी को वहीं उनके गुजरात ले चलना चाहूंगा। गांधी जी का चरखा आत्मनिर्भरता का ही प्रतीक है। गांधी जी ने अंग्रेजों के शासन में जब चरखा उठाकर खादी से पूरे देश को कपड़ा पहनाने का काम शुरू किया था, वो उससे बड़ा आत्मनिर्भरता के प्रतीक का और कौन सा उदाहरण हो सकता है। और जिस बनारस से, उसी बनारस प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है, वहां पर सबसे पहले डीजल का
कारखाना ट्रेन का हमने लगाने का काम किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। वहीं पर बनारस का साड़ी उद्योग, वो पूरे विश्व में बनारस सर आपकी सरकार रहते रहते वो कारखाने बंद भी हो गए और खादी को आपने लोगों की पहुंच से इतना दूर कर दिया कि लोग खादी पहनेंगे ये सोचना ही भूल चुके थे, है ना? तो वो इच्छा शक्ति भी तो प्रधानमंत्री मोदी ने ही लोगों के भीतर जगाई। ओपी मिश्रा जी कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद मैं क्लोजिंग कमेंट लूंगा आपसे विजय जी। ओपी मिश्रा जी। देखिए, जिस तरह से उमा शंकर जी बात कर रहे हैं, जिस तरह इनके बड़े बड़े नेता सोनिया, वो चाहे सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी, प्रियंका, उनका जैसे उनका दिमाग का जो दिवालियापन हमने देखा है, उमा शंकर जी का भी दिमाग ठीक उसी से मिलता है। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस बात का विरोध कर रहे हैं। वो देश का विरोध कर रहे हैं कि मोदी का विरोध कर रहे हैं कि आर्थिक पैकेज का विरोध कर रहे हैं कि पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं, उनको पता नहीं है, बस वो विरोध करने के लिए बैठे हैं। ठीक है, इस चर्चा को हम नहीं बना सकते हैं। विजय जी आखिरी के 1 मिनट है हमारे पास। जब पीएम ने ताली और थाली बजाने के लिए कहा, जब पीएम ने दिया जलाने के लिए कहा, तो हर किसी ने कहा कि हमें नहीं पता है कि इस दिए का क्या असर होगा, इस ताली और थाली का क्या असर होगा, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि ऊर्जा का संचार जरूर होगा। तो आज की उनके संबोधन से क्या है, माना जाए सर कि इंडस्ट्री को, उद्योगों को एक नई ऊर्जा मिलेगी, उसका संचार होगा सर? आखिरी के 30 सेकेंड। देखिए, निश्चित रूप से एक सबसे बड़ी जो बात प्रधानमंत्री जी ने कही है कि हमें अपने माइंडसेट को, अपनी सोच को बदलना होगा। जिस तरह से आज तक हम सोचते रहे, कैजुअल थे, उम्मीद करते थे यहां नहीं बन रहा तो इंपोर्ट कर लो, मुझे लगता है कि जो आज का भाषण है वो हमारी सोच के ऊपर है। हमारी अगर सोच बदलेगी तो यह देश बदलेगा। इस देश में 140 करोड़ का व्यापारिक मार्केट है, पूरी दुनिया की नजर इस देश पे है। हम अगर अपने देश को बाजार नहीं क्रिएट कर पाए तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। मुझे लगता है कि आज जो इसे अवसर बनाना होगा और इस अवसर को भुनाना होगा और हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर बनाना होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। तब भारत में एक भी पीपीई किट नहीं बनती थी। N95 मास्क का भारत में नाम मात्र उत्पादन होता था। आज स्थिति ये है कि भारत में ही हर रोज 2 लाख पीपीई और 2 लाख N95 मास्क बनाए जा रहे हैं। ये हम इसलिए कर पाए क्योंकि भारत ने आपदा को अवसर में बदल दिया। साथियों, आत्मनिर्भर भारत की ये भव्य इमारत 5 पिलर्स पर खड़ी होगी। पहला पिलर इकोनॉमी, एक ऐसी इकोनॉमी जो इंक्रीमेंटल चेंज नहीं बल्कि क्वांटम जंप लाए। दूसरा पिलर इंफ्रास्ट्रक्चर, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आधुनिक भारत की पहचान बने। तीसरा पिलर हमारी सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो बीती शताब्दी की रीति नीति नहीं बल्कि 21वीं सदी के सपनों को साकार करने वाली टेक्नोलॉजी ड्रिवन व्यवस्थाओं पर आधारित हो। चौथा पिलर हमारी डेमोग्राफी, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में हमारी वाइब्रेंट डेमोग्राफी हमारी ताकत है। आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारी ऊर्जा का स्रोत है। पांचवा पिलर डिमांड, हमारी अर्थव्यवस्था में डिमांड और सप्लाई चेन का जो चक्र है, जो ताकत है,